नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर लीगल एमपी आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूजीसी नेट 2024 सब्जेक्ट लॉ में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसका नाम है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट 2024 सब्जेक्ट लॉ, अगर आपका स्ट्रीम लॉ है, आप यूजीसी नेट लॉ सब्जेक्ट से दे रहे हैं, आपका पेपर 2 जो है लॉ सब्जेक्ट से है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट सबसे शुरू में हमको दिखाई दे रहा है, इसमें पार्ट 20 आर्टिकल 368, यानी कि जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो भाग है, जो पार्ट है, वो 20 और अंडर आर्टिकल 368 की बात करता है। जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 368 के। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडमेंट बाय द 3 कैटेगरीज। यहाँ पर अमेंडमेंट कितने कैटेगरी में किया जा सकता है? 3 कैटेगरी में किया जा सकता है। 3 तरीके से हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं अमेंड बाय द सिंपल मेजोरिटी। अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पर अमेंडमेंट 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें पहला टाइप है अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी। नंबर 2 है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी। नंबर 3 पर है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। पहले में देता है सिंपल मेजोरिटी, सेकंड बात कर रहा है स्पेशल मेजोरिटी, और जो टाइप ऑफ थर्ड है वो बात कर रहा है कि अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी प्लस पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। यह थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर में स्टेट की कंसेंट मांगता है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी में और क्या क्या है पढ़ने वाली चीजें। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी होगी, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी से कर रहे हैं, आप अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, तो जो उसमें अमेंडमेंट करने में जो प्रोसीजर है वो एक्सक्लूडेड रहेगा फ्रॉम द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368। जो 368 का जो प्रोसीजर है वो आपके अमेंडमेंट में नहीं अपनाया जाएगा। ये 368 का प्रोसीजर आप सिंपल मेजोरिटी में यूज नहीं करेंगे। अब इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट होते हैं उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हो सकता है। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं अंडर आर्टिकल 5, आर्टिकल 169, आर्टिकल 239 ए, ये जो है आप सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन, अल्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट्स आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। एवोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, आप काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जो स्टेट है उनका एवोल्यूशन और क्रिएशन भी सिंपल मेजोरिटी से ही करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड शेड्यूल। इसमें जो अमेंडमेंट होगा सेकेंड शेड्यूल में वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी वो जो कि आपको सिंपल मेजोरिटी से होगी। क्वेरम इन पार्लियामेंट, अगर आप क्वेरम इन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल आपका जो है सिंपल मेजोरिटी से होगा। डेलिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होगा वो आपके सिंपल मेजोरिटी से होगा। सिटीजनशिप, ऑफिशियल लैंग्वेज,
ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिंपल मेजोरिटी, नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपके सिंपल मेजोरिटी से होगा। इंग्लिश यूज इन पार्लियामेंट, अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश यूज इन पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ ही अमेंडमेंट करना है तो आप इसको सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, अगर आप जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर होता है उसके रिगार्डिंग कोई रूल अगर आपको अमेंडमेंट करने हैं, अमेंड करने हैं, कोई प्रोसीजर करना है, कोई रूल करना है, तो आप इसमें सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। अगर कोई भी अमेंडमेंट सैलरी प्रिविलेज ऑफ एमपी, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो कमिटीज होती हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आप किसके थ्रू जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। अब सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट की दूसरा तरीका है अमेंडमेंट करने का, वो है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कौन कौन से आर्टिकल हैं ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। अगर हमें खुद, जैसा कि आपको बताया गया कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ दिया गया है, अंडर आर्टिकल 368 में, लेकिन अगर हमें खुद इसको अमेंडमेंट करना है अंडर आर्टिकल 368 को खुद अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो ये खुद स्पेशल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होगा। इसके लिए क्या है, अगर हम स्पेशल मेजोरिटी से अमेंड करते हैं तो ये अंडर आर्टिकल 368 के तहत होगा। जो प्रोसीजर दिया गया है अंडर आर्टिकल 368 में वो माना जाएगा। आपके पहले टाइप में क्या दिया गया है कि आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है वो एक्सक्लूड रहेगा, लेकिन सेकंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट में ये इंक्लूड रहेगा। आपको जो प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 में दिया गया है वो स्पेशल मेजोरिटी में आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 2/3 मेंबर ईच हाउस, 2/3 मेंबर प्रत्येक हाउस से, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, दोनों से प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3 मेजोरिटी चाहिए। मोर देन 50% की बात यहाँ कर रहा है। और ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं या आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपन अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोविजन अमेंड विच नॉट अमेंड बाय अदर टू प्रोसीजर, अगर आपको फंडामेंटल राइट अमेंड करने हैं, डीपीएसपी अमेंड करने हैं, प्रोविजन अमेंड विच नॉट अमेंड बाय अदर, जो इन दो प्रोसीजर से यानी कि आपके पहले टाइप से और थर्ड टाइप से जो भी प्रोसीजर, जो भी आर्टिकल या जो भी लॉ आप अमेंड नहीं कर पा रहे हो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। थर्ड टाइप ऑफ आता है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। जो थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट है इसमें स्टेट की कंसेंट जरूरी होती है। इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, 1/2 ऑफ द स्टेट, यानी कि हमें 50% स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। इसमें प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। जब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर की, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, जिसमें 1.5 ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है। प्रेसिडेंट फॉर असेंट चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का असेंट इसमें बहुत जरूरी होता है। प्रेसिडेंट का असेंट कहां पर दिया गया है, अंडर आर्टिकल 368 क्लॉज 2। अब हम इसमें बात करते हैं इसमें अमेंडमेंट कर क्या सकते हैं, कौन कौन सी चीजों में अमेंड करने के लिए हमें इस थर्ड कैटेगरी में आना पड़ता है। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के मैनर को डिसाइड करना है या फिर उसको अमेंड करना है, जो कि आर्टिकल 54 और 55 में दिया गया है, तो हमें
स्पेशल मेजॉरिटी के साथ और स्टेट की कंसेंट के साथ ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का असेंट। एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड यूनियन, अगर हमें यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटर की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना है तो इसके लिए हमें कैटेगरी नंबर 3 में अमेंड करना पड़ेगा, जो कि दिया गया है अंडर आर्टिकल 73 और 162 में। कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट, अगर हम किसी भी हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं या उसमें कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, अंडर आर्टिकल 241 के तहत कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट की बात हो रही है और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। अंडर आर्टिकल 124 टू 147 और 240 टू 231, यहाँ पर हम कहाँ पर की बात कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल है ये आपको याद होने चाहिए। अंडर आर्टिकल 241 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 124 टू 147 में क्या दिया गया है। बस आपको यहाँ पर ये शॉर्ट नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको जो रिवीजन में हो वो आसानी हो, लेकिन आपको यहाँ पर आर्टिकल बेसिकली आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर की बात, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट के बीच में, तो ये अंडर आर्टिकल 245 और 245 से लेकर के 255 तक दिया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जो आपका जीएसटी काउंसिल है, जो कि आर्टिकल 279 ए में दिया गया, अगर आप उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कहां कर पाएंगे, कैटेगरी नंबर 3 में। उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं सेवेंथ शेड्यूल, सॉरी उसके पहले हम सेवेंथ शेड्यूल की बात करते हैं। सेवेंथ शेड्यूल में अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, कैटेगरी नंबर 3, अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, कैटेगरी 3 बात करती है। उसके बाद आता है फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, फिफ्थ शेड्यूल। आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर आपको आर्टिकल 368 में अगर खुद अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 368 में तो आपको कैटेगरी नंबर 3 से अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो अमेंडमेंट प्रोसीजर वो किस टाइप की प्रोसीजर है, दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर, अमेंडमेंट किस टाइप की प्रोसीजर है, तो आपको वहां पर याद रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इज द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है वो, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपन प्रोसीजर की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले होता है इंट्रोड्यूस। अगर आपको किसी भी बिल को या किसी भी सेक्शन को या फिर आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में, आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद आती है मेजोरिटी की बात आती है, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनके 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। पास्ड होना चाहिए बोथ ऑफ हाउस, दोनों हाउस से पास्ड होना चाहिए। कंसेंट प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। उसके बाद लास्टली हम डिसाइड करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए गए हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ लैंडमार्क्स जजमेंट है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951।
ये 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फंडामेंटल राइट कैन बी चेंज अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 31A एंड 32B चैलेंज्ड। और इसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं अपन अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू। बट इसमें हुआ क्या कि इसमें जो सेकंड बात ये भी थी कि इसके अंतर्गत आर्टिकल 31A और 32B को चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जो ये अमेंडमेंट हुआ है, कोर्ट से अमेंडमेंट इज वैलिड। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो ये अमेंडमेंट है वो वैलिड है। इसके बाद सेकंड केस आता है अपना सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1965 में हुआ था। इस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में हुआ था। इसमें 17th अमेंडमेंट 1964 जो हुआ था अपना 17वां अमेंडमेंट जो अपना हुआ था 1964 में, उसको चैलेंज किया गया था। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस अमेंडमेंट ऑल द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें डिफाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आखिर व्हाट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मीन। और जो अमेंडमेंट ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसमें किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो। और हमारे जो चीफ जस्टिस गजेंद्र गाडकर साहब, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट नॉट एक्सक्लूडेड बाय द अमेंडिंग पावर। फंडामेंटल राइट को इससे पहले कहां पर चैलेंज किया गया था? शंकरी प्रसाद के केस में। उसी चीज को लेकर के बात यहां आती है। जो अपना 17वां अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया गया था। उसके बाद इसमें हमारे सीजेआई साहब गजेंद्र गाडकर साहब ने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है इज नॉट एक्सक्लूडेड बाय द अमेंडिंग पावर, की जो है आप इसको अमेंडिंग पावर से बाहर नहीं कर सकते, आप इसमें भी अमेंड कर सकते हो। उसके बाद थर्ड में आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में ये कहा गया था कि अगेन चैलेंज 17th अमेंडमेंट 1964, जो ये सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में चैलेंज किया गया था अपना 17वां अमेंडमेंट 1964 को, अगेन इसमें चैलेंज किया गया। कौन से केस में? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में। और ओवर रूल सज्जन सिंह केस, और जो अपना सज्जन सिंह का केस था जिसमें ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट नॉट एक्सक्लूडेड बाय द अमेंडिंग पावर, और ये दिया गया था 7 चैलेंज किया गया था, इसको ओवर रूल किया गया था गोलकनाथ के केस में। गोलकनाथ के यानी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 में सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 को ओवर रूल कर दिया गया था। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं तक का था दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और इसमें क्या ऐड किया जा सकता है। और इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, इसमें कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसमें उनको बस एक्सक्लूड किया गया है, बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। बस आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट अमेंड्स हुए हैं, हमारे अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको आपको एक बार थॉरोली पढ़ लेना है और उसको याद कर लेना है। थैंक यू।